हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल से आने वाले जितना भी क्वेश्चन है जो कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा है, या आप लोग के कोई भी जो किसी आप क्लास 11-12 के छात्र हैं, या आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि हर कंपटीशन को देखते हुए और 11-12 के सिलेबस को देखते हुए यहाँ पे हम पीरियोडिक टेबल के प्रश्नों को ना एक्सप्लेन किए हैं। लगभग में इसमें 200 प्लस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किए हैं सारे एग्जामों को देखते हुए। तो यदि आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और किसी भी क्लास के आप छात्र हैं, तो आपके लिए यह क्लास जो है रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं, वे सारे परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इस क्लास को चालू करते हैं और पीरियोडिक टेबल के सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग पीरियोडिक टेबल में, देखिए आप लोग को बताते हैं, पहले हमारा एक क्लास भी चलता है ऑफलाइन बैच, चिंटू ग्लोबल एकेडमी, और वो हम लोग का है चंदनपुरा रोड में, ठीक है ना, तिलौथू न्यू एरिया, तिलौथू चंदनपुरा रोड के पास। और आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और यहाँ चैप्टर वाइज आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के साथ आप लोग को वहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है, तैयारी भी किया जाता है। और हमारे पास पढ़ने वाले छात्र बेस्ट रिजल्ट भी देते हैं पढ़ करके, और मेहनती छात्र आते हैं। तो आप भी वहाँ पे आ करके मेहनत करके अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को हम लोग चालू करते हैं, पीरियोडिक टेबल को आप लोग को समझाते हैं यहाँ पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक ना। और आप लोग को हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेराइनर ने। तत्वों का पहला वर्गीकरण क्या किया था? डोबेराइनर। तत्वों के त्रिक नियम का प्रतिपादन क्या किए थे? या डोबेराइनर के किया था? डोबेराइनर। त्रिक नियम यानी कि डोबेराइनर सर ने त्रिक नियम दिए थे, तत्वों को 3-3 वर्गों में सजाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डोबेराइनर के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 21। डोबेराइनर के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 21 तत्व ज्ञात थे। डोबेराइनर के समय तत्वों की संख्या कितनी ज्ञात थी? 21 थी। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम के दिया था भाई? न्यूलैंड दिया था अष्टक नियम। न्यूलैंड सर ने तत्वों को संगीत के आधार पर सजाए थे। किस आधार पर? अभी आगे जाके मिलेगा। संगीत और प्लस में परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे, ठीक ना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाए थे। नेक्स्ट अगला 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 क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के समय कितने तत्व ज्ञात थे? देखिए न्यूलैंड के समय में 56 तत्व ज्ञात थे। कितने तत्व ज्ञात थे? 56 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो 63। मेंडलीव के समय में 63 तत्व ज्ञात थे। मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पर सजाए थे? तो परमाणु द्रव्यमान। मेंडलीव जो है तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाए थे। अगर कोई छात्र सोचेंगे कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। वहाँ पे इसका मतलब हर कंटेंट का पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मेरे यूट्यूब चैनल से ही है, चिंटू ग्लोबल एकेडमी। चिंटू ग्लोबल एकेडमी सर्च मारिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। वहाँ ज्वाइन होकर के इसके पीडीएफ भी ले सकते हैं। देखिए तो मेंडलीव ने तत्वों को किस आधार पर सजाए थे? परमाणु द्रव्यमान के समय। तो पहला यहाँ पे देखिए, डोबेराइनर के समय 21 तत्व ज्ञात थे, न्यूलैंड के समय 56, और मेंडलीव के समय कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड ने तत्वों को किस आधार पर सजाए थे? तो संगीत स्वर और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। संगीत स्वर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती कलन नहीं फलन होता है। क्या होता है? फलन होता है। तो मेंडलीव के अनुसार जो तत्वों का जो गुण होता है, उनका गुण कौन सा गुण? तो भौतिक गुण हो गया, चाहे उनका रासायनिक गुण होगा, उनके द्रव्यमान का, ठीक ना, उनका द्रव्यमान का क्या होता है? आवर्ती फलन होता है। क्योंकि द्रव्यमान के आधार पर ही मेंडलीव ने तत्वों को सजाए थे, इसीलिए तत्वों का भौतिक गुण या रासायनिक गुण उनके क्या होगा? द्रव्यमान का आवर्ती फलन होगा। द्रव्यमान का क्या होगा? आवर्ती फलन। क्या होगा? फलन होगा। आवर्त सारणी के नियम सबसे पहले क्या दिया था? मेंडलीव। आवर्त सारणी का अगर नियम बात करें तो मेंडलीव सर दिए थे। आवर्त सारणी के बाद देखिए वर्गीकरण का बात कहेगा तो डोबेराइनर, वर्गीकरण का बात कहेगा तो डोबेराइनर, लेकिन आवर्त सारणी का बात कहेगा कि आवर्त सारणी का नियम सबसे पहले दिए थे मेंडलीव दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किए थे मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किए थे मोसले। मेंडलीव के समय तत्वों को 7 आवर्त में 9 वर्ग में सजाए गए थे। मेंडलीव के अनुसार तत्वों को कितने आवर्त में? 7 आवर्त 9 वर्ग में सजाए गए थे। न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोसाइन
जो कोसाइन होता है एक सजातीय श्रेणी है। कोसाइन के मतलब क्या समझ रहे हैं? कोसाइन के मतलब होता है इसमें कोबाल्ट एंड निकेल, ठीक ना। कोबाल्ट एंड क्या होता है? निकेल होता है। यानी कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में कोबाल्ट को और निकेल को एक ही वर्ग में रखा गया है, इसीलिए उसको सजातीय श्रेणी का तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? सजातीय श्रेणी के। एक असल में कोसनी नहीं है यहाँ पे ना। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे इसका मतलब देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोबाल्ट एंड वहाँ पे एंड निकेल लिखल है। कहाँ है? निकेल है। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम में जो कोबाल्ट है, निकेल है, वो सजातीय श्रेणी का तत्व है, एक ही वर्ग में सजाया गया है। नेक्स्ट अगला है कि आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होता है उसे वर्ग कहते हैं, और जो क्षैतिज स्तंभ होता है उसे क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के आवर्त सारणी पर क्या है? आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मोसले। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। और अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। आवर्त सारणी का जो हमारा लंबा रूप है किस पर निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। किस पे? परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होता है, मोसले बोले थे। तत्वों का भौतिक गुण हो गया चाहे रासायनिक गुण हो गया, वो परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। क्या बात बोले थे? मोसले बोले थे। क्या बोला था? मोसले। सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत किए थे लेवोजियर, ठीक ना। तत्वों को धातु अधातु में बांटे थे। लेवोजियर ने तत्वों को किस आधार पर बांटे थे? धातु अधातु के क्रम में बांटे थे। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण डोबेराइनर से भी पहले वर्गीकृत किए थे लेवोजियर। वर्ग ए से प्रारंभ, यानी कि हम लोग का जो आवर्त सारणी है जो वर्ग ए से प्रारंभ होती है और वर्ग 0, ठीक ना, 18 वर्ग 18 जो है हम लोग को अक्रिय गैस वाला वर्ग है, जो 18 तक मतलब जाके समाप्त हो जाती है। देखिए सॉरी सर, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि जो हम लोग का आवर्त सारणी है वर्ग ए से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जमा समाप्त होता है? वर्ग 18 तक समाप्त होती है। वर्ग 18 को हम लोग देखिए शून्यवां वर्ग भी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में? 4 ब्लॉक में। कौन कौन है? एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है कब मोसले के जो आवर्त सारणी है कब प्रकाशित हुई थी? तो 1917 में। आधुनिक आवर्त सारणी को कब प्रकाशित किया गया था? यानी कि किताबों में प्रकाशित हुआ था 1917 में। और मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनी थी और प्रकाशित हुआ था 1872 में। ठीक है, तो यह डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी बना था कब? 1869 में बना था, प्रकाशित हुआ था 1872 में प्रकाशित हुआ था, जबकि बना था 1869 में। न्यूलैंड का अष्टक नियम प्रकाशित हुआ था 1866 में। न्यूलैंड का अष्टक नियम प्रकाशित हुआ था 1866 में। आवर्त सारणी का जो प्रथम तत्व है वो कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन है? हाइड्रोजन तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त जो है प्रथम आवर्त, पहला आवर्त में कितने तत्वों की संख्या? 2, ठीक ना। एक हाइड्रोजन है और एक कौन सा? हीलियम है। एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। तो प्रथम आवर्त सारणी यानी कि आवर्त सारणी के जो प्रथम आवर्त है वो सबसे छोटा आवर्त है, क्योंकि उसमें 2 तत्व रखा गया है, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आवर्त सारणी। देखिए नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट है क्या? आवर्त सारणी के सबसे छोटा आवर्त प्रथम आवर्त हो गया, उसमें 2 तत्वों की संख्या है। आवर्त सारणी का जो दीर्घ आवर्त है ना, छठा आवर्त है, इसमें तत्वों की संख्या कितना? छठा आवर्त में तत्वों की संख्या 32 है। कितना है? 32 है। जो छठावा आवर्त है यानी कि जो आवर्त नंबर 6 हो, इसमें कितने तत्व रखे गए हैं? 32 तत्व रखे गए हैं। कितना तत्व? 32 तत्व रखे गए हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है 32 तत्व रखा गया है। आवर्त सारणी का अधूरा आवर्त जो कहा जाता है 7वां आवर्त को कहते हैं। देखिए अधूरा आवर्त क्यों कहते हैं? इसमें 32 तत्व रखने का जगह है लेकिन अभी रखा गया नहीं है, ठीक ना। इसमें 32 तत्व रखा गया नहीं है, 32 तत्व रखा जा सकता है, इसलिए इसको अधूरा आवर्त कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में 32 तत्व रखा जा सकता है, 32 तत्वों को रखा जा सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में, जो दूसरा आवर्त है उसमें 8 तत्व, तीसरा आवर्त में भी 8 तत्व रखा गया है। यानी कि हम लोग का जो दूसरा आवर्त है उसमें भी 8 तत्व है, जो तीसरा आवर्त है उसमें भी कितना तत्व है? 8 तत्व रखा गया है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो तत्व जिस आवर्त में उपस्थित होता है उसमें कक्षा उतना ही होता है। यानी कि देखिए अगर जिसमें देखिए कहने का मतलब है कि जो तत्व अगर तीसरा आवर्त में है तो उसमें 3 कक्षा होगा, 3 सेल होगा। क्या होगा? 3 सेल होगा। जो तत्व जो चौथा आवर्त में होगा तो उसमें बताइए कितना सेल होगा? 4 सेल होगा, 4 कक्षा होगा। 4 क्या होगा? कक्षा होगा। तो जो तत्व जिस कक्षा में होगा उसमें उतना ही क्या होगा? सेल होगा। ठीक ना? याद हो गया? जिस तत्व यानी कि जो तत्व आपका आवर्त नंबर 7 में है तो 7 में है तो उसमें कक्षा की संख्या भी कितनी होगी? 7 होगी। नेक्स्ट हम लोग को देखिए कहता नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के जो दीर्घ आवर्त सारणी का जो दीर्घ वर्ग होता है वर्ग संख्या 3 होती है। वर्ग संख्या 3 जो होता है दीर्घ वर्ग होता है। क्यों? देखिए जो वर्ग संख्या 3 है हम लोग का डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और इसे हम लोग 3b भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3b बोलते हैं। ठीक ना? रोमन अंक में 3b बोलते हैं क्योंकि उपवर्ग है। आवर्त सारणी को 2 उपवर्गों में बांटा गया। आवर्त सारणी का 2 उपवर्ग है, एगो उपवर्ग ए होता है, एगो उपवर्ग हम लोग का बी होता है। आवर्त सारणी को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? ए और बी में, ए और बी में, ए और बी में। तो आवर्त सारणी में जो हम लोग का दीर्घ जो होता है वर्ग 3 होता है क्योंकि ए ब्लॉक के एलिमेंट को वर्ग 3 में ही रखा गया है। ए ब्लॉक के एलिमेंट को वर्ग 3 में ही रखा गया है। आवर्त सारणी में वर्ग 1a को कहते हैं क्षारीय तत्व, वर्ग 2a को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 1a को क्या कहते हैं? क्षारीय तत्व कहते हैं। वर्ग 2a को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। नेक्स्ट आपको ठीक ना? नेक्स्ट है कि एस ब्लॉक में 2 वर्ग, एस ब्लॉक में जो है ना 2 वर्ग उपस्थित हैं। एस ब्लॉक में वर्ग 1a और वर्ग 2a। वर्ग 1a को बोलते हैं क्षारीय, वर्ग 2a को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। वर्ग 1a में कौन कौन से एलिमेंट है? तो हाइड्रोजन है आपका, लिथियम है आपका, सोडियम है आपका, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीरियम है और फ्रांसियम है। ये सब वर्ग 1a का एलिमेंट है। जब वर्ग के 2a के अंतर्गत कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अस्ट्रेंशियम, बेरियम और रेडियम। ये सब वर्ग 2 के एलिमेंट है। कहाँ के एलिमेंट है? वर्ग 2 के एलिमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग का यहाँ पर देखिए एस ब्लॉक में तत्व जो होते हैं मुलायम प्रकृति के होते हैं। जो एस ब्लॉक का वर्ग 1 का एलिमेंट है चाहे वर्ग 2 का एलिमेंट है, 2a 1a का एलिमेंट है, वो सब के सब कैसा होते हैं? मुलायम नेचर के होते हैं, मुलायम प्रकृति के होते हैं, मुलायम प्रकृति के होते हैं। वर्ग 1a के तत्वों की संयोजकता +1 होती है और ऑक्सीकरण संख्या भी +1 होता है। ठीक ना? उनकी संयोजकता भी +1, जितना संयोजकता उतना ही उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी होती है। देखिए वर्ग 2 के तत्वों की संयोजकता +2 होती है, उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी +2 होता है। क्या होता है? उनकी ऑक्सीकरण संख्या भी +2 होती है। आवर्त सारणी का प्रथम धातु जो है लिथियम है, लिथियम नहीं, लिथियम होगा। क्या होगा? लिथियम। लिथियम का होता है सिंबल Li। परमाणु संख्या क्या होती है? 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। और एस ब्लॉक, अगला क्वेश्चन है कि एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा मुलायम धातु कौन से है? तो मुलायम में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। एस ब्लॉक का सबसे ज़्यादा मुलायम धातु जो होते हैं वो कौन आते हैं सर? तो लिथियम आते हैं, सोडियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं। लिथियम, ठीक ना? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम सोडियम पोटेशियम को किस धातु को केरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो सोडियम को। सबसे क्रियाशील धातु कौन सा होता है? सीजियम का सिंबल क्या होता है? CS। क्या होता है? CS होता है। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन होती है? गोल्ड होता है, सोना होता है। कहता है एकमात्र धातु जिस पर जंग नहीं लगती है लेड। ठीक ना? लेड जो शीशा जो है ना इस पर एक ही बार जंग लगता है। जो शीशा जो होता है, सॉरी सर, शीशा पर जंग लगता ही नहीं है। ठीक ना? शीशा पर जंग नहीं लगता है। एकमात्र धातु जिस पर एक बार जंग लगता है वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम पर सिर्फ एक ही बार जंग लगता है, जबकि शीशा पर हम लोग को जंग नहीं लगता है, शीशा के ऊपर जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट है कि एस ब्लॉक का समान विन्यास। एस ब्लॉक का समान विन्यास होता है ANS 1 से लेकर 2 तक। ठीक ना? ये एक नहीं होगा, NS 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें रखा जाता है। N क्या है? तो ए नंबर ऑफ आवर्त है, आवर्त कितने होते हैं? 1 से लेकर 7 तक। तो एस ब्लॉक का समान विन्यास हो गया NS 1 से लेकर 2 तक। N की जगह आप रख सकते हैं 1 से लेकर 7 तक। नेक्स्ट डी ब्लॉक का समान विन्यास। देखिए डी ब्लॉक का समान विन्यास यहाँ पे लिख देते हैं ANS 1 से लेकर 2 तक, फिर हो जाएगा N-1 D 1 से लेकर 10 तक, फिर हो जाएगा NP 1 से लेकर 6 तक। ये हम लोग का डी ब्लॉक का समान विन्यास होता है, जहाँ N जो है नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। N जो है हम लोग का नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगला देखिए हम लोग को
देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि D5 वर्ग के तत्व जो होते हैं ना अर्धयुग्मन विन्यास को प्राप्त करते हैं। D5 में कौन कौन आते हैं? जैसे मैग्नीज आता है, टेक्नीशियम आता है, रेनियम आता है, मैग्नीज का परमाणु संख्या 25, टेक्नीशियम का कितना होता है? TC होता है सर, TC 43 है। और रेनियम का कितना होता है? रेनियम का समथिंग हो गया 43 के अंदर 32 जोड़िए ना 75 आ जाएगा ना, कितना आएगा? 75, 32 जोड़िए तो इसमें 4 3 7 75, 75 आ जाएगा। कितना आएगा? 75 आएगा। रेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 75 होता है। तो D5 वर्ग यानी कि जो D5 में आते हैं, D5 बोले तो ठीक है ना, D5 यानी कि D5 हम लोग के अंतर्गत आ जाएगा आपका मैग्नीज, उसके बाद रेनियम, फिर टेक्नीशियम, TC 43 होता है, मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है, रेनियम के परमाणु संख्या 75 होता है। ये सब के सब D5 के हैं। और D5 वाले जो है अर्धयुग्मन विन्यास को प्राप्त करते हैं। अर्धयुग्मन क्यों? क्योंकि सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। मैग्नीज है आपका, टेक्नीशियम है, TC है, रेनियम आपका है, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। और डी ब्लॉक जो होते हैं इनके डी कक्षक में ना कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। इनके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितना? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, एक और 5 ऑर्बिटल होते हैं। अब प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो इनके पास डी में ना 5 होता है, डी में 5 है तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये अर्धविन्यास को प्राप्त करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अर्धविन्यास। हाँ, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है तो एक कहते हैं पूर्ण विन्यास। क्या कहते हैं? पूर्ण विन्यास। जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पूर्ण विन्यास, 5 है तो अर्धविन्यास। जब डी के अंतर्गत 5 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धविन्यास है। डी के अंतर्गत जब 10 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो पूर्ण विन्यास मिलेगा, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण विन्यास कहेंगे। नेक्स्ट अगला 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 हम लोग का है, अगला है यहाँ पे देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है कि D10 वर्ग के तत्वों में जो MPBP होगा निम्न प्राप्त होगा। देखिए D10 में निम्न क्यों होगा? जो D10 वाले होंगे यानी कि जो तत्व अपने डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, जैसे जिंक है अपने डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, परमाणु संख्या 30 होता है। जैसे आपका कैडमियम CD है, CD परमाणु संख्या इसका 48 होता है, अपने डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। और एक और एलिमेंट है मरकरी Hg80, ये भी अपने डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। तो जो तत्व होते हैं जो अपने डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक हो गया आपका मरकरी 80, एक हो गया हम लोग का मरकरी 80, एक हो गया हम लोग को जिंक परमाणु संख्या 30 होता है, एक होता है हम लोग को कैडमियम CD परमाणु संख्या CD का 48 होता है। तो सब अपने डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हैं, इसलिए पूर्ण विन्यास को प्राप्त करता है। जब पूर्ण विन्यास को प्राप्त करता है इसीलिए इन सब का जो है, इसीलिए क्या बोलते हैं? पूर्ण विन्यास को प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसका MP हो गया, BP हो गया, ये सब क्या होता है? लो होता है, MPBP लो होता है। नेक्स्ट डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक बोले तो समझ रहे ना, उत्प्रेरक का काम क्या होता है? अभिक्रिया की गति को, जो हम लोग को अभिक्रिया का रेट होता है, रेट माने गति, उसको बढ़ा भी सकता है, उसको नीचे घटा भी सकता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया होगा तो उनकी गति को बढ़ा भी देगा या तो घटा भी देगा, उसको कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता भी है, घटाता भी है, अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता है लेकिन। नेक्स्ट अगला हम लोग का है डी ब्लॉक के तत्व ना चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। डी ब्लॉक में एकमात्र धातु जो विद्युत के कुचालक होता है वो है लेड है। सीसा जो होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जो विद्युत धारा का क्या होता है? एकमात्र कुचालक होता है। क्या होता है? कुचालक होता है। नेक्स्ट अगला हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है कि डी ब्लॉक में हो गया ना, डी ब्लॉक में एकमात्र धातु जो सबसे अधिक सुचालक होता है वो है सिल्वर Ag47। देखो पी ब्लॉक में कुल 6 वर्ग होते हैं। पी ब्लॉक में कुल यानी कि पी ब्लॉक जो वर्ग संख्या 13 से लेकर के वर्ग संख्या 18 तक होता है। ए होता है हम लोग को चालू होता है 3A से, यानी कि 3A से बोल के हमको कहाँ तक जाएंगे? 0 तक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा पी ब्लॉक का। देखिए कहता है पी ब्लॉक जो यहाँ पे लिखा हो ना, तो वर्ग 6 होते हैं 13 से लेकर 18 तक। पी ब्लॉक का समान विन्यास अगर बात करें तो पी ब्लॉक का समान विन्यास NS 1 से लेकर 2 तक, फिर NP 1 से लेकर 6 तक। या पी ब्लॉक का समान विन्यास होता है जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ पीरियड है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पी ब्लॉक में धातु
अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। देखिए सही बात है, पी ब्लॉक जो है ना अपना इंडिया है भाई, क्योंकि इंडिया में सभी लोग हैं, सभी प्रकार के मतलब धर्म निरपेक्षता को महत्व देता है यहाँ पे। इसी प्रकार हमारे पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु है, सभी प्रकार के तत्व इसमें रखा गया है, सभी प्रकार के तत्व हैं। पी ब्लॉक जो है में सभी प्रकार के तत्व है, धातु, अधातु, उपधातु। उपधातु कितने होते हैं? 7 होते हैं। धातु कितना होता है? 89 होता है। और अधातु कितना होता है? तो अधातु की संख्या 22 होती है। अधातु 22, उपधातु 7 और धातु कितना होता है? 89। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए उपधातु की संख्या, यहाँ पे पी ब्लॉक में अगला 71 नंबर है कि उपधातु की संख्या जो होती है 7 होती है। कौन कौन उपधातु है? देखिए उपधातु के सातों का नाम है कौन कौन। बोरॉन है, बोरॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, बोरॉन, सिलिकॉन। ओकर बाद जर्मेनियम है, जी है, फिर आर्सेनिक है, एच है, एंटीमनी, एस बी है, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम टी है, और पोलोनियम, पीओ है। पोलोनियम क्या है? पीओ है। सबका एटॉमिक नंबर भी याद रखिएगा। बोरॉन का परमाणु संख्या कितना होता है? 5, सिलिकॉन के 14, जर्मेनियम के 32, आर्सेनिक के 33, एंटीमनी के 51, टेल्यूरियम के 52, पोलोनियम का होता है 84, पोलोनियम के 84। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हो गया कि आवर्त सारणी में धातु को अधातु से अलग करती है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है, जेकरा जिगजैग रेखा कहते हैं। ठीक है ना। आवर्त सारणी जो होगा ओकरा में धातु को अधातु से कौन अलग करता है? तो जिगजैग रेखा अलग करता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। धातु को अधातु से अलग करती है, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा करती है, उसे जिगजैग रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में जिगजैग रेखा के रूप में दर्शाया जाता है तो उपधातु को, यानी कि जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है उसमें किसको दर्शाया गया है? तो उपधातु को। उपधातु की संख्या कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध उपधातु, शुद्ध उपधातु जो होते हैं ना, सिलिकॉन होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन जर्मेनियम जो होते हैं शुद्ध उपधातु होता है। क्या होता है? शुद्ध उपधातु का क्रिस्टल होता है सिलिकॉन जर्मेनियम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि बोरॉन, बोरॉन में इलेक्ट्रॉन अल्पता यौगिक का निर्माण होता है। जो बोरॉन होती है ना, बोरॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन अल्पता या बोरॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन अल्पता यौगिक का निर्माण करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देखिए बेरिलियम ट्राइक्लोराइड है और बेरिलियम ट्राइब्रोमाइड है, बेरिलियम ट्राइहाइड्राइड है, ये सभी लुईस यौगिक हैं, लेविस कंपाउंड है। एग्जाम में पूछता है कि कौन लेविस कंपाउंड होते हैं, तो लेविस कंपाउंड में हो गया BCl3, BBr3, BH3। अगला क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। ए ब्लॉक को क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ए ब्लॉक के जो तत्व न है, ए ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व के, यहाँ लाभ नहीं, लाभ से नहीं, नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? नाम से जानते हैं। ए ब्लॉक के तत्वों में 2 श्रेणियां पाई जाती है, एक लेथेनाइड श्रेणी होती है, एक्टिनाइड श्रेणी होती है। याद रखिएगा लेथेनाइड La और एक्टिनाइड AC। परमाणु संख्या इसका 57 होता है, AC का होता है 89। ये दोनों के दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है ना। भले ए ब्लॉक का नाम से जाना जाता है लेथेनाइड और एक्टिनाइड, लेकिन दोनों के दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट आपका हो गया लेथेनाइड को दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। लेथेनाइड जो La57 होता है, परमाणु संख्या La57, इसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लभ मृदा धातु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ए ब्लॉक के तत्व सभी तत्व जो होते हैं कठोर नेचर के होते हैं। ए ब्लॉक कैसे होते हैं? सभी कठोर नेचर के होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक, संकुल बोले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंग्लिश में बोला जाता है, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं जो जटिल यौगिक होता है। संकुल बोले तो जटिल यौगिक बनाता है। ए ब्लॉक के तत्व कैसा यौगिक बनाता है? जटिल बनाता है। एस हो गया, डी हो गया। ए ब्लॉक में केवल धातु को सजाया गया। अच्छा देखिए एस ब्लॉक है, चाहे डी ब्लॉक है, चाहे देखिए एस हो गया, डी हो गया और एफ हो गया, ये तीनों ब्लॉकों में केवल धातु को ही रखा गया है। और पी ब्लॉक में सब कुछ है, धातु, अधातु, उपधातु, अधातु सब है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, एफ और डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ए ब्लॉक के तत्व हो गया, डी ब्लॉक के तत्व हो गया, कैसे होते हैं? चुंबकीय नेचर के होते हैं। नेक्स्ट आवर्त सारणी का जो अंतिम तत्व है ओजी है। ओजी का परमाणु संख्या 118। आवर्त सारणी का अंतिम तत्व ओजी है। कौन है? ओजी है। सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व होता है। सीजियम परमाणु संख्या कितना होता है? 55। यह सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व होता है, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक तत्व होता है। नेक्स्ट अगला यहाँ पे अगला है कि फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन जो होती है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। फ्लोरीन के परमाणु संख्या 9, इसका विद्युत नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है? 4 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हैलोजन वर्ग में ऑक्सीकरण वाला तत्व जो होता है फ्लोरीन का ऑक्सीकरण क्षमता हैलोजन में ज़्यादा होता है, और ऑक्सीकरण क्षमता आयोडीन की कम होता है। वही जबकि आयोडीन का अवकरण क्षमता ज़्यादा होगा और फ्लोरीन का अवकरण क्षमता कम होगा।
नेक्स्ट हैलोजन वर्ग में अवकरण वाला तत्व आयोडीन होता है, ठीक ना। और प्रबल अम्ल एच आई क्या होता है हमारा, मतलब प्रबल अम्ल होता है। एच आई जो होता है हैलोजनिक अम्ल में प्रबल अम्ल होता है एच आई, हैलोजनिक अम्ल में प्रबल अम्ल एच आई। एकमात्र द्रव अधातु कौन सा है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन परमाणु संख्या 35 होती है और हैलोजन तत्व है और यह द्रव होता है। ब्रोमीन क्या होता है, द्रव होता है। लिथियम एक प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है जो धातु में, जो लिथियम होता है हम लोग का, लिथियम परमाणु संख्या 3 होता है, यह प्रबल ऑक्सीकारक तत्व है धातु में। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन और सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, सबसे हल्की धातु जो होती है लिथियम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एगो गोल्ड छूट गया, देखिए गोल्ड जो है ना प्रबल अवकारक धातु होता है। गोल्ड क्या होता है, प्रबल अवकारक धातु होता है। अगला है नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन जो होती है लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होती है। आयोडीन क्या होती है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि एकमात्र चमकीला धातु कौन है, धातु नहीं सर, अधातु। क्या है, अधातु। आयोडीन जो है ना, आयोडीन आई, यह एकमात्र चमकीला अधातु है। क्या है, अधातु, ठीक ना। कहता गोल्ड, गोल्ड को नोबेल धातु के नाम से जानते हैं। किस वर्ग को निकोजेन के नाम से जानते हैं, तो वर्ग 15 को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ खाद खाद हो जाएगा ना, खाद बनाने वाला तत्व होते हैं। वर्ग 15 में कौन कौन आते हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक है, फिर ओकर बाद एंटीमनी है, फिर बिस्मथ है। ये सब के सब क्या है, वर्ग 15 के तत्व हैं। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ है, वर्ग आपका 15 के तत्व हैं। इनको खाद बनाने वाला तत्व के नाम से इसको जानते हैं, ठीक ना। इसे खाद बनाने वाला तत्व बोले तो निकोजेन का कहते हैं, निकोजेन कहते हैं, खाद बनाने वाला तत्व है। नेक्स्ट अगला हो गया, किस वर्ग को चैल्कोजेन कहते हैं, तो वर्ग 16 को। वर्ग 16 में कौन कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन, ठीक ना, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब वर्ग 16 के तत्व हैं। इन्हें चैल्कोजेन के नाम से जानते हैं, बोले तो अयस्क बनाने वाला तत्व है। यह अयस्क बनाने वाला तत्व है, इसीलिए वर्ग 16 को चैल्कोजेन बोलते हैं, वर्ग 16 को चैल्कोजेन। अब वर्ग 17 को क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। इसे बड़ा एक्स ले डिनोट किया जाता है, हैलोजन को बड़ा एक्स ले। हैलोजन में कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपका हैलोजन वाला एलिमेंट है, ठीक ना। हैलोजन में फिर से देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक और होता है एटिटेनियम, परमाणु संख्या 85 इसका होता है। नेक्स्ट 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 आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, वर्ग 13 में एकमात्र उपधातु है बोरॉन। वर्ग 13 जो होता है उसमें एकमात्र उपधातु कौन है, बोरॉन है। वर्ग 13 में एकमात्र उपधातु कौन है सर, बोरॉन। बोरॉन जो है वर्ग 13 में एकमात्र उपधातु है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या देखिए कितनी है। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या ना यहाँ पे 1448 भाई लिखा है, 118 होगा। क्या होगा, 118। आवर्त सारणी में तत्वों की कुल संख्या कितना होता है, 118 होती है, जबकि प्राकृतिक तत्व कितना होता है, 94। 94 जो होता है प्राकृतिक तत्व होता है। कृत्रिम तत्वों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। और अधातु की संख्या, अधातु भाई साहब इतना कहाँ से हो जाएगा, अधातु हम लोग के 22 होता है। कितना होता है, 22 होता है अधातु, ठीक ना। धातु यहाँ पे अधातु नहीं है, धातु होगा, धातु वह 91 हो जाएगी। ये धातु हम लोग को मतलब 89 टू मतलब 91 होती है, यानी कि 89 हो सकता है, 89 से 91, ठीक ना, हो सकता है। अप्रोक्सीमेटली मतलब 89 ही होता है। क्या होता है, 89 ही होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अधातु की संख्या, देखिए अधातु की संख्या कितनी है, 20 है। कितना है, 20 है, पीछे 22 बता रहे थे। जो अगर 22 हमारा अधातु होगा तो हम लोग के धातु की संख्या 89 होगा। क्या होगा, 89 होगा। और उपधातु की संख्या, ठीक ना, होगा नहीं बल्कि हम लोग के देखिए अधातु ना 22 होता है, धातु कितना होता है, 89 होता है, 89 होता है। क्या होता है, 89 होता है, ठीक ना। यहाँ पे 22 कर लीजिएगा। और धातु कितनी होगी, यहाँ अधातु नहीं धातु, धातु कितना होगा, 89 होगा। नेक्स्ट उपधातु की संख्या 7 होती है। भू कहता भू पर्वती नहीं, भू परपटी होगा। भू परपटी में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। भू परपटी में ऑक्सीजन लगभग में 46% के करीब पाया जाता है, लगभग में 46% के करीब पाया जाता है। भू परपटी में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट अगला है कि सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। ओस्मियम ओस्मियम परमाणु संख्या 76 होता है। परमाणु संख्या 76 है तो सबसे भारी क्यों बताइए। मान लो यूरेनियम है, परमाणु संख्या एक कितना होता है, 92 होता है, तो इसका ज़्यादा द्रव्यमान मिलेगा। फिर भी इसका कम परमाणु संख्या 76 है तो इसका द्रव्यमान तो इससे कम ही मिलेगा। फिर भी भारी क्यों है, देखिए भारी इसलिए क्योंकि ओस्मियम का घनत्व ज़्यादा होता है। ओस्मियम के घनत्व ज़्यादा, जिसका घनत्व ज़्यादा वो भारी होगा। क्या हो, भारी। इसका घनत्व कम होगा, यूरेनियम का घनत्व क्या होगा, कम।
नेक्स्ट है सर, विद्युत का सुचालक आधात्विक तत्व ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का एक आधात्विक होते हुए भी ग्रेफाइट जो हो विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय होता है आयरन, सॉरी सर, गोल्ड होता है, गोल्ड आघात वर्धनीय एलिमेंट है, और इसमें तन्यता के गुण भी सबसे ज़्यादा होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 1 किलोमीटर तार बना सकते हैं, इतना ज़्यादा तन्य धातु होता है, यानी कि तन्यता भी इसके पास ज़्यादा होता है, प्लस में आघात वर्धनीयता का गुण भी ज़्यादा पाया जाता है। सबसे अधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन होता है? हीलियम। हीलियम परमाणु संख्या कितना होती है? परमाणु संख्या 2। हीलियम हीलियम सिंबल He, परमाणु संख्या 2 है, आयनन विभव सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए कोई सभी क्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग के हो गया यहाँ पे मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाती है, कितने परसेंट? 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन जो होता है 65% होता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट अगला, अधिकतम 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 कृत्रिम तत्व जो है ना एक्टिनाइड समूह। एक्टिनाइड समूह जो होती है ना, यह हम लोग को ज़्यादा उसमें जो लेथनाइड एक्टिनाइड है ना, एक्टिनाइड एक्टिनाइड परमाणु संख्या मतलब AC, परमाणु संख्या 89 होता है, सिंबल होता है AC होता है। और एक्टिनाइड समूह में कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है, और ज़्यादा के ज़्यादा वो सब क्या है? मानव निर्मित है, कृत्रिम एलिमेंट है। अक्रिय गैस आवर्त सारणी के वर्ग 18 में सजाए गए हैं। अक्रिय गैस को कहाँ रखा गया? वर्ग संख्या 18 में रखा गया है। अक्रिय गैस को वर्ग संख्या 18 में रखा गया है। नेक्स्ट अगला है कि आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में कुल 11 गैस है, यहाँ पर देखिए 11 गैस लिखा हुआ है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 होती है, ठीक है ना, 11 होती है। 6 को तो अक्रिय गैस हो गया, आवर्त सारणी में 11 गैस है, तो कौन कौन? 6 को तो देखिए इसमें 6 को तो इनर्ट गैस हो गया, जो नोबेल गैस है, ठीक है ना। 6 को इनर्ट गैस में कौन कौन? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जेनॉन है और रेडॉन है। 6 गो गैस। एक अलावा 5 गो और कौन कौन होता है? 5 गो जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, ओकरा बाद नाइट्रोजन गैस हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ओकरा बाद हो गया भाई साहब फ्लोरीन गैस हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन गैस हो गया। 5 गो ये गैस होते हैं, तो 11 गैस होता है। आवर्त सारणी में कुल द्रव संख्या 3 होती है, द्रव तत्वों की संख्या 3 होती है। आवर्त सारणी में ठोस की संख्या 104 होता है, ठोस की संख्या 104 होती है। उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के एक तो हम लोग का जिंक हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद एंटीमनी हो जाएगा। तो जिंक, एल्युमिनियम, एंटीमनी ये सब उभयधर्मी नेचर के होते हैं, इनके ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। ये सारे के सारे ना जिंक, एल्युमिनियम, एंटीमनी उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट अगला है कि परमाणु त्रिज्या, ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या परमाणु की संख्या पर निर्भर करती है, सही बात है। जिस तत्व के मतलब कोई तत्व है सर, क्या है? कोई तत्व, उनकी परमाणु संख्या जितने ज़्यादा होगा त्रिज्या उतने ज़्यादा मिलेगी, ठीक है, बुझा के ना। अगर मान लो कोई तत्व है, उनका तत्व परमाणु संख्या को जेड ले डिनोट करते हैं, उनके परमाणु संख्या जितने ज़्यादा जेड जितने ज़्यादा प्राप्त होगा। मान लो कोई के परमाणु संख्या 92 है, कोई के परमाणु संख्या सर मान लो 20 है, तो जिनका परमाणु संख्या ज़्यादा है तो भाई उनका साइज ज़्यादा होगा, उनका त्रिज्या ज़्यादा होगा, हर तरह से ज़्यादा ही मिलेगा। नेक्स्ट अगला हो गया, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्या होती है? घटती है, सही बात है। बाएं से दाएं जाएंगे तो नाभिकीय वैसे बढ़ जाता है, तो त्रिज्या हम लोग की घट जाएगी। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु की संख्या बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस हम लोग को ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट अगला है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ती है। अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण क्या होगा? हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे तो अधातु मिलेगा, तो धात्विक गुण बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण हम लोग का बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होती है? बढ़ती है। यहाँ पर देखिए बढ़ेगा नहीं, ये वाला में घटेगी, यहाँ पे बढ़ेगी। कहता आध्यात्मिक गुण दाएं से दाएं जाने पर न बढ़ती है, सही बात है। आध्यात्मिक गुण अगर दाएं की ओर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगी, और नीचे की ओर आएंगे तो आध्यात्मिक गुण क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ऋणात्मकता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर ऋणात्मकता क्या होती है? घटती है, ठीक ना। एथेनॉल, एथेनॉल क्या लिख रहे हैं? एथेनॉल बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे एथेनॉल नहीं होगा सर, ये एंथैल्पी है। क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? एक ऊर्जा होता है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर निकालता है, ठीक ना। तो एंथैल्पी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगी, क्योंकि आकार छोटा मिलेगा। जितने छोटा आकार का एलिमेंट मिलेगा भाई साहब, उतने उसका एंथैल्पी ज़्यादा होगा। ज़्यादा में मतलब उसमें हीट डालेंगे, उष्मा डालेंगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर एलिमेंट का साइज बड़ा होगा तो जल्दी इलेक्ट्रॉन खो देगा, जल्दी, क्योंकि साइज बड़ा है तो उनके बीच के अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकल जाएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि देखिए, कहता धन तत्व बाएं से दाएं जाने पर घटते, यानी कि धन तत्व बोले तो धनात्मक गुण बाएं से दाएं जाने पर घटेगी, क्योंकि धात्विक गुण घट रहा है। ऊपर से नीचे आने पर हम लोग का बढ़ेगा, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ जाता है। ऑक्सीकरण संख्या डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है, सही बात है। डी ब्लॉक एलिमेंट में, सॉरी सर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्लॉक में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है एस ब्लॉक के तत्वों को ऑक्सीकरण संख्या वर्ग 1 वाला के +1 होगा, वर्ग 2 वाला के +2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नीज और टेक्नीशियम का गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, क्योंकि अपने डी कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, 5 अर्धविन्यास। नेक्स्ट हम लोग का अगला हो गया O2 ऑक्सीजन जो हो गया हमारा अणुचुंबकीय नेचर का होता है। परमाणु संख्या 21 से 30 तक के तत्व जो 3D श्रेणी के तत्व होते हैं, इन्हें प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व भी बोलते हैं, ठीक ना। हम लोग के 21 से 30 तक के तत्व जो होते हैं 3D श्रेणी के तत्व होते हैं, इन्हें प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व बोलते हैं। पश्चिमी आवर्त, ठीक ना, पश्चिमी आवर्त सारणी में तत्वों को 4D, यानी कि पश्चिमी आवर्त सारणी के जो तत्व होते हैं उन्हें 4D श्रेणी का तत्व कहते हैं, 4D श्रेणी के तत्व कहते हैं। इनके परमाणु संख्या 39 तो कितना हो गया, 48 होगी, 39 to 48 होगा, जो पश्चिमी आवर्त श्रेणी में आएंगे, पश्चिमी में आएंगे। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ जाती है। बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के गुण। इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं जाएंगे तो धातु ज़्यादा मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्राप्त करेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या मिलेगा, आधात्विक कम मिलेंगे, धात्विक गुण ज़्यादा मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कम प्राप्त करेगा। सिलिकॉन जर्मेनियम जो होता है शुद्ध उपधातु का क्रिस्टल बनाता है, और फ्लोरीन की ऋणात्मकता 4 होती है, ऑक्सीजन की ऋणात्मकता 3 पॉइंट कितना होती है, 5 होती है। तो बाकी की क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को हम दिखाएंगे, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, ठीक ना। दोबारा से इसे देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मतलब इसमें क्वेश्चन हम रखे हैं। तो चलिए इसके लिए आप सभी लोगों को मतलब आभार है कि आप लोग इसे मतलब थोड़ा ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा।